नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 13 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 13 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कल का रिवीजन कर ले तो हाल ही में किस संस्थान ने ट्रांसपेरेंट सेरामिक बनाया है जिससे देश में पहला IR कार्ड बनाया जाएगा? तो ये RR केट ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पर है? इंदौर में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और ये जो है ये एशिया का पहला और विश्व का यानी वर्ल्ड का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर? ये RR केट इंदौर में। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। फिर इसके बाद देखा था हमने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर के लंबेटा में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद देखा था राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। तो इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है और ये 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाएं और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए आज की करंट अफेयर पढ़े हम। तो मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये रश्मि कुमारी ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये है रश्मि कुमारी। और इन्होंने अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में 12वीं बार, ठीक है, कौन सी बार? 12वीं बार महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये हमारे मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें रश्मि कुमारी ने 12वीं बार, ठीक है, 12वीं बार ये खिताब जीती है महिला कैरम चैंपियनशिप का। रश्मि कुमारी जो है ये ONGC, ठीक है, ONGC में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत है अभी रश्मि कुमारी जी। और बात करें ONGC की, तो देखिए ONGC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2010 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ONGC को महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में प्राप्त हुआ था। और भेल और गेल को कब प्राप्त हुआ था? 2013 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। और इसके अभी चेयरमैन एंड CEO कौन है? अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, तो ONGC के चेयरमैन एंड CEO कौन है? अरुण कुमार सिंह है। और देखिए यहाँ पर सुदीप्ति हजेला की बात करें तो सुदीप्ति हजेला का संबंध इंदौर से है। और ये किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी से है। और देखिए एशियन गेम्स 2022 में 19वां एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन के हांगजू में किया गया था। यहाँ पर सुदीप्ति हजेला ने गोल्ड मेडल जीता था। किसके साथ? ये हृदय छेदा, दिव्य कृति सिंह और अनुष अग्रवाल के साथ स्वर्ण पदक जीता था। और भारत को इस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो सुदीप्ति हजेला का नाम याद रखिएगा। ये कहाँ से है? इंदौर से है। और किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी से है। राजू सिंह को अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भोपाल से है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भी घुड़सवारी से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर प्राची यादव का नाम भी याद रखिएगा। प्राची यादव जो है वो पैरा कैनोइंग प्लेयर है। और इनको अभी हाल में अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और प्राची यादव ने एशिया पैरा गेम्स 2023 में, जो कि चीन के हांगजू में आयोजित किया गया था, यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। रूबीना फ्रांसिस का नाम भी याद रखिएगा। रूबीना फ्रांसिस का संबंध जबलपुर से है। और ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। और इन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन जो कि चीन में हुआ था वहीं पर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली खिलाड़ी भी कौन है? तो ये रूबीना फ्रांसिस है। और देखिए इसके पहले ब्लाइंड T20 विश्व कप क्रिकेट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। और यहाँ पर सोनू गोलकर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, सोनू गोलकर जो है हमारे मध्य प्रदेश से है। और सोनू गोलकर ब्लाइंड क्रिकेट टीम से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोनू गोलकर का नाम याद रखिएगा। और बात करें 6वीं यूथ नेशनल महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये TT नगर स्टेडियम भोपाल में किया गया था। भारतीय नेशनल पूल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया था। राष्ट्रीय व्हीलचेयर टेनिस स्पर्धा का आयोजन इंदौर में किया गया था। और 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये पन्ना में किया गया था। और जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया गया था। 5वां
5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था। ठीक है, ISSF, ठीक है, ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ISSF राइफल यानी पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। हाल ही में 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया? हमारे मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर रश्मि कुमारी ने 12वीं बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और महिलाओं के फाइनल में रश्मि कुमारी ने के नागाज्योति को हराया है। ठीक है, किसे हराकर? के नागाज्योति को हराकर। और पुरुष वर्ग में बात करें तो ये जो खिताब है ये किसने जीता है? के श्रीनिवास ने। किसको हराकर? तो ये एस आदित्य को हराकर। ठीक है, और रश्मि कुमारी की जीत ने उनका 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब चिन्हित किया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की हेमलता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आगर मालवा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हेमलता शर्मा जी, ये है हेमलता शर्मा जी, इनका संबंध है आगर मालवा से। और इनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन की संसद ने इनको यह सम्मान दिया है। और देखिए बात करें हम जिलों की, तो देखिए आगर मालवा जो है हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। ठीक है, निवाड़ी हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। मऊगंज हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। और पांडुरना हमारे मध्य प्रदेश का 54वां जिला है। अच्छा, 55वां जिला कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का? तो ये मैहर है। ठीक है, और आगर मालवा की बात करें तो ये किस जिले से अलग होकर बना था? शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? 2013 में बना था। ठीक है, कब बना था? 2013 में। निवाड़ी जिले की, तो ये किस जिले से अलग होकर बना था? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था? तो ये 2018 में बना था। ठीक है, और इसके बाद मऊगंज जो है वो रीवा जिले से अलग होकर बना है। पांडुरना छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर बना है। और मैहर सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। और ये कब बने हैं? तो ये बने हैं 2023 में। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ इसमें, मऊगंज, पांडुरना और मैहर। मऊगंज जिला कब बना था? तो इसकी डेट याद रखिएगा, 13 अगस्त। ठीक है, 13 अगस्त 2023 में बना था। और जो पांडुरना और मैहर है, इन जिलों का गठन कब किया गया था? दोनों का, तो ये किया गया था 5 अक्टूबर 2023 में इन जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, 2013 में भी हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव थे, 2018 में भी मध्य प्रदेश में चुनाव थे, और 2023 में भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं। तो याद रखिएगा, जब जब चुनाव हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश में तब तब जिलों का गठन हुआ है। अगर आप इसके पहले भी होंगे, 2013 के पहले 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव थे, उस टाइम भी हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन हुआ था। कौन कौन से? एक तो अलीराजपुर का और एक सिंगरौली का। ठीक है, अलीराजपुर जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, और जो सिंगरौली है वो सीधी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। दोनों 2008 में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए हेमलता शर्मा की बात करें तो हेमलता शर्मा मध्य प्रदेश के आगर जिले की निवासी है, जो वर्तमान में इंदौर में वित्त सेवा अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। हेमलता शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और इन्हें यह सम्मान ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में आयोजित समारोह में दिया गया है। हिंदी अकेडमी द्वारा साहित्य भूषण सम्मान 2022 से, उत्तराखंड राज्य के साहित्य रत्न सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया गया है। और आज हम राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की स्थापना कब हुई थी? ये 1986 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और देखिए इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। 2021 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान किसे मिला? डॉक्टर सैयद तकरी आबदी को मिला था। इनका संबंध हैदराबाद से है, हैदराबाद तेलंगाना में है। और 2020 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर अली अहमद फातमी को, ये प्रयागराज से हैं। और 2019 का राष्ट्रीय इकबाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? सुश्री जाकिया मसहदी को, ये पटना से है। ये कल का हमारा क्वेश्चन था, वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2022 से 2023 तक हम G20 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भारत ने की थी। और इसका जो शेरपा है ये अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया था। और अमिताभ कांत जी जो है वो नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। कौन? अमिताभ कांत। तो ये नाम याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पर सुरेश प्रभु जी की, तो ये हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। शशिकांत दास जी की बात करें तो देखिए शशिकांत दास जी को अभी हाल ही में ये हमारे देश की जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर है। और गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया था।
ठीक है। शक्तिकांत दास जी को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपीपीएससी में पूछा भी था कि अभी हाल में किस देश के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये हमारे भारत देश के आरबीआई गवर्नर को अरविंद पनगड़िया की बात करें तो इनको अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह जी थे। ठीक है, और अरविंद पनगड़िया भी नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया भी, और अमिताभ कांत भी नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। 22 में G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। सबसे पहले हम G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी, और इसके फाउंडर मेंबर कौन कौन थे? तो ये G7 मेंबर थे। ठीक है, G7 मेंबर में जितने भी कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, और इसमें देखिए रशिया भी था, जब G8 था ये, इसमें रशिया भी इंक्लूड था। रशिया को 2014 में G8 से हटा दिया गया, तब से ये G7 बन गया है। ठीक है, 2023 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे देश भारत के द्वारा की गई थी, और भारत ने G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अमिताभ कांत को किया था। ठीक है, और अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि जो G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे ये हाल ही में किस आयोग के सीईओ रह चुके हैं, है ना? तो ये नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं अमिताभ कांत। और देखिए G20 का मकसद क्या है? तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक राज्य बनवाना है, और दुनिया की इकोनॉमी में G20 देशों की 80% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसमें विकसित देश के साथ विकासशील देश भी शामिल है। और देखिए इसका जो पहला सम्मेलन है वो दिसंबर 99 में हुआ था। ठीक है, स्थापना सितंबर 99 में हुई थी, और जो पहला सम्मेलन है वो 1999 में कहाँ पर हुआ था? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ठीक है, और देखिए इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, जैसे पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष होता है। देखिए भारत की अध्यक्षता के दौरान जो ट्रोइका था वो कौन कौन था? तो एक तो इंडोनेशिया था, भारत था और ब्राजील था। ठीक है, ये ट्रोइका था। अभी किसके पास अध्यक्षता है? तो ये है ब्राजील के पास। ठीक है, तो ये अभी का ट्रोइका है ब्राजील की अध्यक्षता में। ट्रोइका भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राजील होना चाहिए। ब्राजील की अध्यक्षता में ट्रोइका कौन कौन है? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अवधि में G20 समूह की अध्यक्षता की, और इस अवधि में देश के विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें से कुछ बैठकों का आयोजन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। तो भोपाल में देखिए 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 समूह के थिंक टैंक की बैठक भोपाल के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई, जिसमें G20 समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ 2 दिवसीय बैठक पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और समंगलम वैश्विक सुशासन के लिए पारस्परिक सहयोग पर केंद्रित थी। इसके बाद 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। इसके बाद 20 से 25 फरवरी 2023 तक खजुराहो में G20 समूह के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था, और छतरपुर जिले के खजुराहो में राजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति समूह की कई बैठकों का आयोजन किया गया। G20 अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो 16 एवं 17 जून को भोपाल के ताज होटल में हुआ था। सम्मेलन की थीम जो थी वो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर है, और सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने की। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता में चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की जो बैठक है वो 22 सितंबर 2023 को खजुराहो में हुई थी, और चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है वो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 से 21 जुलाई 2023 में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की थी। देखिए G20 के अगर देशों के नाम याद रखना है तो इसके ट्रिक है, काफी लोगों ने इसके पहले भी देखी होगी। गुरु जी सीता अब SSC FCI में है। ठीक है, तो गुरु से G से जर्मनी हो गया, U से USA हो गया, R से रसिया हो गया, और U से यूनाइटेड किंगडम हो गया, UK यानी। ठीक है, तो G से जर्मनी, U से USA, R से रसिया और U से यूनाइटेड किंगडम, और JI से जापान और इंडिया। ठीक है, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडोनेशिया,
T से टर्की और A से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गुरुजी सीता। अब A से अर्जेंटीना और B से ब्राजील। C, S से सऊदी अरेबिया, S से साउथ कोरिया और C से कनाडा। ठीक है, और FCI, F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली, में यानी M से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और देखिए 2023 में कौन सा देश शामिल हुआ है, कौन सा यूनियन, तो ये अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये क्वेश्चन भी जो कराधान सहायक परीक्षा हुई थी 2022 की, ठीक है, 2022 की जो कराधान सहायक परीक्षा हुई थी, ये कब हुई थी, फरवरी 2024 में हुई थी। और इसकी जो आंसर की है वो अभी 1 मार्च 2024 को जारी हुई है। और ये जो कराधान सहायक परीक्षा है टैक्सेशन असिस्टेंट की, ये भी एमपीपीएससी ही लेता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी जो सीरीज चल रही है वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो कराधान सहायक परीक्षा में जो पूछे गए थे उन्हीं के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो पूरे डिटेल में हम पढ़ भी रहे हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो देखिए इस पे आप डेली क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो और इसकी जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की जो PDF है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।